हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्लासेस। गाइस, मैं राजन आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारे पास पार्टनरशिप की बुक शुरू हो रखी है। पार्टनरशिप की बुक में हम अपना फर्स्ट यूनिट कर रहे थे फंडामेंटल्स। और ये फर्स्ट यूनिट का हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम अपनी फर्स्ट यूनिट कर रहे थे फंडामेंटल। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया और उसकी कुछ आइटम्स के बारे में बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं, उनके प्रोविजंस के बारे में बताया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। श्योर गाइस, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केसेस। श्योर गाइस, सो आइए सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि जब मैंने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था, लेक्चर नंबर 8 में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब इस क्वेश्चन में मैं 2-3 बातें एक्स्ट्रा इंक्लूड करके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस of partnership firm in ratio 3:2। राम की कितनी कैपिटल है? 1 लाख रुपीस। कितनी है? 1 लाख रुपीस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2010 to 2011। शाम की कितनी कैपिटल है? शाम की कैपिटल है 2 लाख रुपीस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2010 to 2011। राम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल। राम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर 2010 to 11। श्योर? and withdraws rupees 10,000। शाम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल ₹1 lakh on 1st January 2011 and deduct the capital amount या फिर withdraw the capital amount of ₹50,000 on ड्यूरिंग द ईयर। गाइस, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके पास। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, आप लोगों ने वैसे ही ट्रिक को फॉलो करना है। श्योर? सबसे पहले हम बनाएंगे रफ फिगर।
रफ फिगर, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। श्योर। अब हम कैसे करेंगे, सी राम के पास सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाना सीखते हैं। श्योर। जैसे कि सपोज करो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन भी करनी सिखा दूंगा। श्योर। वर्किंग नोट बनाते हैं गाइस। ये हमारा आंसर शुरू हो रहा है या सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, जो भी वटेवर नाम देना चाहो आप इसे। ये है राम और ये है श्याम। श्योर। 3:2 की रेशो में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, राम और श्याम ने पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया जिसे वो 3:2 की रेशो में बांट रहे हैं, मतलब उनकी जो प्रॉफिट और लॉस बांटने की रेशो है वो 3:2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। राम की जो कैपिटल है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2010 to 11 में 1 लाख है। श्याम की जो कैपिटल है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2010 to 11 में 2 लाख है। मतलब 1 अप्रैल को राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले और 1 अप्रैल 2010 को राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले और 1 अप्रैल 2010 को श्याम ने 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले। राम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर और विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपीज। श्याम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2011 को और विड्रॉ की है कैपिटल अमाउंट 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। आइए देखिए, राम ने क्या किया, 1 लाख रुपए तो बिगिनिंग में दिए, मतलब ये जो 1 लाख रुपए ये कब दिए, 1 अप्रैल 2011 को। श्योर। राम का लिख लिया, टिक लगा दो। राम का लिख लिया ना, टिक लगा दो। अब आ जाओ श्याम पे। श्याम ने 2 लाख रुपए दिए 1 अप्रैल 2010 को, सॉरी नॉट 11, 10 को। श्याम ने दिए 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2010 को। श्याम ने दिए 2 लाख रुपए कब दिए, 1 अप्रैल 2010 को। श्योर। राम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 2010 to 11। राम ने 50,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। कब की है, 50,000 रुपीज एडिशनल दिए हैं, 50,000 रुपीज एडिशनल दिए। श्योर। एडिशनल का मतलब मैं प्लस साइन लगा रहा हूं। देखिए, एडिशनल का मतलब है मैं प्लस साइन लगा रहा हूं। जब मैं एडिशनल की बात करूंगा तो प्लस साइन लगाऊंगा। प्लस साइन किसके लिए होगा, एडिशनल के लिए। श्योर। और माइनस साइन किसके लिए होगा, कैपिटल रिडक्शन के लिए। ओके गाइस, श्योर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आकर चलता है कि राम ने क्या किया। राम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 2010 to 11। मतलब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यहां पर मंथ लिख लू। देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल 10, मई की 10, जून, जुलाई, अगस्त 2010, सितंबर 2010, अक्टूबर 2010, नवंबर 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2011, फरवरी 2011 एंड मार्च 2011। श्योर गाइस। राम ने कब कंट्रीब्यूट किया, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6 महीने बीतने पर। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त किया, श्योर, सितंबर गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 अप्रैल गया, 2 मई गया, 3 जून गया, 4 जुलाई गया, 5 अगस्त गया, 6 सितंबर गया। मतलब उसने अक्टूबर में किया। उसने अक्टूबर में किया। कब किया उसने, अक्टूबर में। कब किया उसने, अक्टूबर में, अक्टूबर 2010 को। मतलब उसने 1 अक्टूबर 2010 को किया। और 1 अक्टूबर 2010 से लेकर उसने पैसा कब तक यूज किया, मार्च तक। श्योर। ओके। और ये तो हो गया राम का सेकंड केस। श्योर। राम ने
एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 50,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। दैट मीन्स टू से ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स टू से ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या बना हमारे पास, बना है 1 अक्टूबर 2010। श्योर। और उसने विड्रॉ की है 10,000 रुपीज। अब वर्ड लिखा हुआ है विड्रॉ, जब आपको वर्ड लिखा होगा खाली विड्रॉ तो दैट मीन्स टू से वो है आपकी ड्रॉइंग। और जब आपको लिखा होगा कैपिटल विड्रॉ वो है आपकी कैपिटल डिडक्शन। जब आपको लिखा होगा विड्रॉ विद द पर्पस ऑफ कैपिटल डिडक्शन वो भी आपकी कैपिटल डिडक्शन होगी। तो मतलब यहां जब वर्ड लिखा है खाली विड्रॉ वो होती है ड्रॉइंग, और जब वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ वो होती है कैपिटल डिडक्शन। इस वर्ड को आप उतारिए, जल्दी उतारिए। इस वर्ड को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ये दो वर्डों को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। श्योर। सो मैं इन दोनों वर्डों को मिटाने जा रहा हूं। तो यहां पर खाली विड्रॉ लिखा हुआ है, यहां पर खाली विड्रॉ लिखा हुआ है। विड्रॉ का मतलब हमारे पास क्या आया था, विड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉइंग। तो राम ने क्या किया कि 10,000 रुपीज माइनस किए हैं, बट वो किस हिसाब से किए हैं, कब किए हैं उसने 1 अक्टूबर 2010 को, उसने 1 अक्टूबर 2010 को किए हैं एज अ ड्रॉइंग। तो ये ड्रॉइंग है तो यहां मैं ड्रॉइंग वर्ड लिख दूंगा। श्योर गाइस, ये ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग वर्ड लिख दूंगा। ये कैपिटल था तो ये मैंने कैपिटल वर्ड लिख दिया। ये कैपिटल एडिशनल कैपिटल थी तो मैंने ये एडिशनल कैपिटल वर्ड लिख दिया। कैपिटल को मैंने कैपिटल वर्ड लिख दिया, एडिशनल कैपिटल को मैंने एडी कैपिटल करके लिख दिया, और ड्रॉइंग थी तो उसको ड्रॉइंग करके लिख दिया। श्योर। नेक्स्ट, शाम ने कंट्रीब्यूट की है एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2011। शाम ने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल दी है। कब दी है, देखो कब दी है, 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को। ये क्या है, ये एडी कैपिटल है। श्योर, ये कैपिटल है। श्योर। उसके बाद शाम ने विड्रॉ की है कैपिटल अमाउंट। क्या विड्रॉ की है उसने, वर्ड देखो, विड्रॉ किया है कैपिटल अमाउंट, विड्रॉ किया है कैपिटल अमाउंट। तो मतलब विड्रॉ किया है कैपिटल अमाउंट, और यहां पर खाली वर्ड था विड्रॉ। तो ये विड्रॉ तो क्या बना था, ड्रॉइंग। ये विड्रॉ तो बना था ड्रॉइंग, और ये विड्रॉ क्या बनेगा, कैपिटल डिडक्शन। क्या बनेगा, कैपिटल डिडक्शन। श्योर। श्योर। तो उसने विड्रॉ की है कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट को विड्रॉ किया है, दैट मीन्स टू से वो कैपिटल डिडक्शन है। 50,000 पे उसने 50,000 पे उसने कैपिटल डिडक्शन की है। कब की है उसने, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब वही बात है, 6 महीने बीतने पर, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 अक्टूबर को, मतलब 1 अक्टूबर 2010 को। ये है कैपिटल डिडक्शन, कैपिटल डिडक्शन। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके चले आप दोनों का। देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम यहां आते हैं कि जो 1 लाख रुपीज है, जो 1 लाख रुपीज है वो कब से कब तक रहे, जो 1 लाख रुपीज है वो अप्रैल टू मार्च रहे, वो अप्रैल 2010 टू मार्च 2011 तक रहे। तो वो कितने महीनों के लिए रहे, 12 मंथ्स के लिए रहे। कितने महीनों के लिए रहे, 12 मंथ्स के लिए रहे। तो 1 लाख रुपए पर पूरा लगेगा, और जो 50,000 थे वो कब आए हमारे, 1 अक्टूबर। तो ये अक्टूबर 2010 से लेकर कब तक रहे, मार्च 2011 तक रहे। तो कितने महीने के लिए रहे, 6 मंथ तक रहे। श्योर। तो 1 लाख रुपए पर 6% लगा दे पूरे साल का, तो 1 लाख इंटू में 6/100 इंटू में 12/12, तो कितना बना 6,000।
और 50,000 रुपीज का 6% कितना लगेगा? 3,000। लेकिन ये कितने महीने के लिए लगेगा? 6/12 के लिए, 6 मंथ के लिए लगेगा, जिसकी वजह से बनाए 1500। श्योर? तो टोटल कितना बन गया? 7500। सर हम इसका क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ये तो ड्राइंग की अमाउंट है, ये ड्राइंग की अमाउंट है, इस वजह से इसका कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये ड्राइंग की अमाउंट है, इस वजह से इसका कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये ड्राइंग की अमाउंट है, इस वजह से इसका कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये ड्राइंग की अमाउंट है, इस वजह से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पर ही कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग पर थोड़ी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट सिर्फ कैपिटल पर कैलकुलेट होती है, ड्राइंग पर नहीं होती। श्योर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कैपिटल पर ही कैलकुलेट होती है, ड्राइंग पर नहीं होती। ये ड्राइंग है, ड्राइंग पर कैलकुलेट नहीं होगी। तो जिस वजह से हमारे पास ये अमाउंट, ये फर्स्ट अमाउंट बनती है और सेकंड अमाउंट बनती है, दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। श्योर? यहां पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका है? शाम। ये थोड़ा सा टिपिकल है गाइस, थोड़ा सा समझ कर चलना। 2 लाख रुपए तो कब आए? अप्रैल को। श्योर? उसके बाद उसने 1 लाख रुपए दिया जनवरी में। 1 लाख रुपए दिया, कब दिया? जनवरी में। श्योर? 50,000 रुपीज उसने अक्टूबर में निकाल लिए, तो मतलब ये 2 लाख रुपए कब तक रहे होंगे? 1 अप्रैल 2010 को आए 2 लाख रुपए, लेकिन 50,000 रुपीज 1 अक्टूबर 2010 में निकाल लिए, तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहे। श्योर? अप्रैल 2010 से लेकर सितंबर 2010 तक रहे। फिर 50,000 रुपए निकाल लिए थे अक्टूबर में जाकर, 50,000 रुपीज और निकाल लिए थे। देखो अप्रैल में 2 लाख रुपए आए। श्योर? अप्रैल में 2 लाख ही रहे, मई में 2 लाख रहे, जून में भी 2 लाख ही रहे, जुलाई में 2 लाख रहे, अगस्त में 2 लाख रहे, सितंबर में 2 लाख रहे, लेकिन अक्टूबर में आकर 50,000 रुपए निकाल लिए। तो जिसकी वजह से अक्टूबर में कितना बैलेंस बचा? अक्टूबर में बैलेंस फिगर बची 1.5 लाख रुपए। हम बैलेंस फिगर ही निकालते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस फिगर पर ही लगाते हैं ना। तो अक्टूबर में कितना रहा? 1.5 लाख रुपए। तो अक्टूबर 2010 से लेकर मार्च, अक्टूबर 2010 में कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए आ गया। श्योर? ओके। देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो बैलेंस फिगर अमाउंट पर लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बैलेंस फिगर अमाउंट पर लगता है। ये बात तो आपको याद रखनी है ना। श्योर? अब आपको देखो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2010 को आए थे। 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2010 को आए, तो अप्रैल में 2 लाख रहे, मई में 2 लाख रहे, जून में 2 लाख रहे, जुलाई में 2 लाख रहे, अगस्त में 2 लाख रहे, सितंबर में 2 लाख रहे। लेकिन अक्टूबर में आकर 50,000 रुपए निकाल लिए, 50,000 रुपीज कैपिटल रिडक्शन कर ली, कैपिटल में से कम कर लिए। तो कैपिटल में अक्टूबर में आकर कितने बाकी रहे? 1.5 लाख रुपए बाकी रहे। कितने रहे? 1.5 लाख रुपए बाकी रहे। अब अक्टूबर में 1.5 लाख रहे, नवंबर में 1.5 लाख रहे, दिसंबर में 1.5 लाख रहे, लेकिन जनवरी में आकर 1 लाख रुपया और बढ़ गया। जनवरी में आकर अक्टूबर 2010 से लेकर दिसंबर 2010 तक 1.5 लाख ही रहे। अक्टूबर 2010 से लेकर दिसंबर 2010 तक 1 लाख ही रहे। श्योर? थोड़ा सा मैं ब्रीफली लिख देता हूं। 1 अप्रैल 2010 को 2 लाख रुपए आए, तो अप्रैल में 2 लाख रहे, मई में 2 लाख रहे, जून में 2 लाख रहे, जुलाई में 2 लाख रहे, अगस्त में 2 लाख रहे, सितंबर में 2 लाख रहे, लेकिन अक्टूबर में 50,000 रुपए निकाल ली, जिसकी वजह से बैलेंस फिगर 1.5 लाख रुपए हो गया। ये हमारी अप्रैल टू अक्टूबर 2010 की, अप्रैल से लेकर 2010 की अक्टूबर तक कितने रहे? 2 लाख रुपए रहे। श्योर? 2010 की अप्रैल से लेकर 2010 की सितंबर तक 2 लाख रुपए रहे, क्योंकि अक्टूबर में तो निकाल लिए ना। फिर 2010 की अक्टूबर से लेकर
2010 की दिसंबर तक 1.5 लाख रुपए रहे। देखो अक्टूबर में 2 लाख रुपए साल की शुरुआत में डाले, तो अप्रैल में 2 लाख रहे, मई में 2 लाख रहे, जून में 2 लाख रहे, जुलाई में 2 लाख रहे, अगस्त में 2 लाख रहे, सितंबर में 2 लाख रहे। लेकिन अक्टूबर में 50,000 रुपए निकाल लिए, बैलेंस फिगर 1.5 लाख होगी। ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो अक्टूबर में बैलेंस फिगर 1.5 लाख होगी। तो अक्टूबर में बैलेंस फिगर 1.5 लाख रही, नवंबर में बैलेंस फिगर 1.5 लाख रही, दिसंबर में बैलेंस फिगर 1.5 लाख रही, लेकिन जनवरी में 1 लाख रुपए और आ गए, जिसकी वजह से बैलेंस फिगर कितनी हो गई? इसकी वजह से बैलेंस फिगर 2.5 लाख हो गई। 1.5 लाख पहले थे, 1 लाख और आ गए, 2.5 लाख हो गई। मतलब 1,50,000 रुपीज पहले था, 2,50,000 रुपीज बाद में आया, जिसकी वजह से टोटल 1,50,000 रुपीज पहले था और 1 लाख बाद में आया, जिसकी वजह से टोटल 2,50,000 रुपीज हो गया। अब जनवरी 2011 से लेकर मार्च 2011 तक कितने होंगे? 2.5 लाख रुपए। श्योर गाइस? ये पहली रकम, ये दूसरी रकम, ये तीसरी रकम। श्योर? समझ में आया? दोबारा बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थिंग है। अगर कुछ बच्चों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। आप ही के लिए मैं दोबारा से रीटेलीकास्ट कर रहा हूं इस चीज को, आप ही के लिए मैं दोबारा से बोल रहा हूं इस चीज को। मेरा मेन मकसद यही है कि हर किसी को कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आए। देखो 1 अप्रैल 2010 को कैपिटल थी 2 लाख रुपए। कितनी थी? 2 लाख रुपए। मई में भी 2 लाख रही, जून में भी 2 लाख रही, जुलाई में भी 2 लाख रही, अगस्त में भी 2 लाख रही, सितंबर में भी 2 लाख रही। लेकिन अक्टूबर में जाकर 50,000 रुपए निकाल लिए, 50,000 रुपए कैपिटल रिडक्शन कर लिए, निकाल लिए। तो बैलेंस फिगर कितनी बच गई? बाकी कितने बच गए? 1.5 लाख रुपए बच गए। तो अक्टूबर में भी 1.5 लाख रहे, नवंबर में भी 1.5 लाख रहे, दिसंबर में भी 1.5 लाख रहे। लेकिन जनवरी के महीने में हमने 1 लाख रुपया और डाल दिया, जिसकी वजह से 1.5 लाख पिछले थे, 1 लाख और हो गया, जिसकी वजह से टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए। 1,50,000 रुपीज पिछला था और 1 लाख रुपीज अगला हो गया, जिसकी वजह से टोटल हो गया 2,50,000 रुपीज। तो जनवरी में 2,50,000 रुपीज हुआ, फरवरी में 250 हुआ और मार्च में भी 250 हो गया। तो आपका टोटल बैलेंस बचता है यहां पर 250। श्योर? अब हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। आपको पता चल गया कैसे बैलेंस फिगर बनाई मैंने? ये इजी वे है बैलेंस फिगर को फाइंड आउट करने का। अब इंटरेस्ट इन कैपिटल लगाओ। 2 लाख पर कितने महीने का लगेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का। तो 2 लाख रुपए पर 6/100 करेंगे, लेकिन 6 महीने का करेंगे। श्योर? 1 लाख भी हम 6/100 करेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए करेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए करेंगे। 3/12 के लिए करेंगे। और 2,50,000 रुपीज पर हम 2,50,000 रुपीज पर हम 6/100 करेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए करेंगे? 3 महीने के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने तो वो 2 लाख रहे, पहले 6 महीने कैपिटल की अमाउंट 2 लाख रही, 2 लाख रही। फिर उससे अगले 3 महीने 1,50,000 रही, फिर उससे अगले 3 महीने 2,50,000 रही, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ा। पहले 6 मंथ 2 लाख रही, फिर उससे अगले 3 मंथ 1,50,000 रही, फिर उससे अगले 3 मंथ 2,50,000 रुपीज रही। श्योर? इस तरह से अमाउंट चेंज होती रही। तो पहले 6 महीने तो 2 लाख रहे, 2 लाख रहे, फिर उसके बाद अक्टूबर में निकाल लिया था, जिसकी वजह से अगले 3 महीने 1.5 लाख रहे। श्योर? फिर जनवरी में हमने इन्वेस्ट कर दिया था 1 लाख रुपए, तो अगले 3 महीने 1.5 लाख पिछले थे, 1 लाख रुपए नया आया। तो 1,50,000 रुपीज पिछला था, 1 लाख नया आया, तो टोटल हो गया 2,50,000 रुपीज। तो अगले 3 महीने 2,50,000 रुपीज रहा। तो आपका कैलकुलेट करते हैं, यहां बनता है 12,000 रुपए और 6 महीने का बनता है 6,000 रुपए। इसका टोटल बनता है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये बनता है 2250, 2250। तो ये 2,50,000 का बनेगा
15,000 मल्टीप्लाई में 3/12, 3750, 3750। टोटल कितना बना? टोटल बना सर 6000 एक हो गया, 2250 एक हो गया और 3750 एक हो गया। टोटल बना 12,000 रुपीज। टोटल बना 12,000 रुपीज। श्योर? श्योर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। ये थी राम की कैलकुलेशन और ये थी श्याम की कैलकुलेशन। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से समझा दो, इजी वे से समझा दो। श्योर। देखो 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को आए 1 अप्रैल को 2 लाख रहे, मतलब अप्रैल के महीने में 2 लाख रहे, मई के महीने में भी 2 लाख रहे, जून के महीने में भी 2 लाख रहे, जुलाई के महीने में भी 2 लाख रहे, अगस्त के महीने में भी 2 लाख रहे, सितंबर के महीने में भी 2 लाख रहे। लेकिन अक्टूबर में जाकर 50,000 रुपीज माइनस हो गए, जिसकी वजह से बैलेंस फिगर अक्टूबर में 150 हो गई, नवंबर में भी 1,50,000 रही, दिसंबर में भी 1,50,000 रही और जनवरी में आकर 1 लाख और ऐड हो गए, जिसकी वजह से 150 पिछले थे 1 और हो गए। तो जनवरी में आकर 2,50,000 हो गए, फरवरी में भी 2,50,000 हो गए और मार्च में भी 2,50,000 हो गए, जिसकी वजह से 6 महीने तो 2 लाख ही रहे। अगले 3 महीने 1,50,000 रही बैलेंस फिगर, अगले 3 महीने 2,50,000 रही बैलेंस फिगर। तो अलग अलग बैलेंस फिगर होने के कारण हम इनकी अलग अलग कैलकुलेशन करके चलते हैं। अलग अलग बैलेंस फिगर होने के कारण हम अलग अलग बैलेंस फिगर की अलग अलग कैलकुलेशन करके चलते हैं। श्योर? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मैसेज स्टार का नाम, मैसेज स्टार लगा रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट, सबसे पहले तो आप ड्रॉइंग के बारे में लिखिए। ड्रॉइंग क्या होता है? +1 में पढ़ा होगा, फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। अगर +1 में पढ़ा भी हुआ है तो फिर दोबारा से पढ़ लीजिए, बेसिक होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ड्रॉइंग क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट, इट रेफर्स टू that amount which withdraw by the owner, which withdraw by the partner, यहां हम पार्टनर की बात करेंगे, which withdraw by the partner for his personal use, for his personal use from business। जो पार्टनर बिजनेस से निकालता है पैसा, अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, वो ड्राइंग कहलाती है। श्योर? एग्जाम्पल, जब वो इनकम टैक्स पे करता है तो वो भी ड्राइंग होती है। जब वो कोई गिफ्ट देता है, सपोज करो अपने फ्रेंड को दे रहा है, गिफ्ट टू फ्रेंड, या फिर वो गिफ्ट देता है अपनी वाइफ को, या फिर वो गिफ्ट देता है अपने बच्चों को, श्योर, या फिर वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है, श्योर, या फिर यहीं तक बहुत है आप लोगों के लिए।
ये सारी बातें कहलाती हैं ड्रॉइंग्स। श्योर, ये सारी बातें कहलाती हैं ड्रॉइंग्स। श्योर, ड्रॉइंग्स की डेफिनेशन को उतार लीजिए। सो नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट, इट रेफर्स टू दैट अमाउंट which paid by the partner, which paid by the partner as interest on the amount which he withdraw from the business, which he or she withdraw from the business, withdraw from the business for personal use. Sure. So ये वो अमाउंट होती है जो पार्टनर पे करता है इंटरेस्ट के रूप में। ये वो अमाउंट होती है जो पार्टनर पे करता है इंटरेस्ट के रूप में। वो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है जो उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाली थी। वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है जो उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाली थी। उस अमाउंट पर जब वो पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है तो वो इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है और उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है जो पार्टनर ने बिजनेस में से निकाली थी, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली थी, जब वो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है तो वो अमाउंट कहलाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। श्योर। So this is called interest on drawing. Next आओ, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। पहले आप इसे उतार लीजिए। कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने? कैलकुलेशन के लिए आपके पास बेसिकली आपकी बुक में 3 मेथड है। एक है सिंपल मेथड, एक है सिंपल मेथड, श्योर। और दूसरा मेथड का नाम है, पहले मेथड का नाम है सिंपल मेथड, दूसरे मेथड का नाम है मंथली बेसिस, और तीसरा है क्वार्टरली बेसिस। ये 3 मेथड हैं जिसके बेस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सिंपल मेथड, मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। श्योर। पहले हम सिंपल मेथड करते हैं। पहले हम सिंपल मेथड करेंगे कि सिंपल मेथड में क्या क्या होता है। पहले हम सिंपल मेथड करेंगे। सिंपल मेथड में क्या क्या होता है हमारे पास, देखिए। सिंपल मेथड में क्वेश्चन आएगा, राम एंड श्याम आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल मेथड में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर हो जाएगा। राम एंड श्याम आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। राम एंड श्याम आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। Having their capital rupees 1 lakh and 2 lakh. Sure. Having their capital rupees 1 lakh and 2 lakh, मतलब 1 lakh राम की है और 2 lakh श्याम की है। Sure. राम withdraw rupees 50,000 during the year. Sure. Ram withdraw rupees 50,000 during the year. फर्स्ट अमाउंट आती है 50,000 during the year. सेकेंड अमाउंट rupees 10,000 on 1st Jan 2011.
ईयर कौन सा है, 2010 टू 2011 का ईयर ले रहे हैं हम, और 10,000 विड्रॉ की उसने 1 जनवरी 2011 को, और थर्ड में लिखा हुआ है विड्रॉ रुपीज 10,000 इन द ईयर 2010 टू 2011। श्योर, तीनों अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। देखो अगर 50,000 यहां पर सॉल्यूशन करता हूं मैं, सॉल्यूशन श्योर, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन श्योर। देखो राम एंड श्याम है जो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी कैपिटल है 1 लाख 2 लाख। श्योर, राम ने विड्रॉ किए 50,000 ड्यूरिंग द ईयर और 10,000 वंस 1 जनवरी को और 10,000 इन द ईयर ऑफ 2010 टू 11। जब ड्यूरिंग द ईयर है तो आपको पता है कि जब ड्यूरिंग द ईयर है तो मतलब 6 मंथ बीत चुके हैं तब उसने विड्रॉ किया है, और 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, दैट मीन्स टू से 1 जनवरी को विड्रॉ किया है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है 6 मंथ बीत चुके हैं तब उसने विड्रॉ किया। 1 जनवरी का मतलब है 1 जनवरी को विड्रॉ किया है। इन द ईयर ऑफ 2010 टू 11 का मतलब है, इसका मतलब है ये सेम टू सेम मैच होता है ड्यूरिंग द ईयर को, दैट मीन्स टू से 6 मंथ बीत जाने पर ही उसने विड्रॉ किए। श्योर, देखो यहां पर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है 6 मंथ बीत जाने पर, 6 मंथ बीत जाने पर। श्योर, 6 मंथ बीत जाने पर। श्योर, और ईयर ऑफ 2010 टू 11 या फिर कोई भी ईयर का नाम लिखा हुआ है उसका मंथ भी होता है, उसका मतलब भी होता है 6 मंथ बीत जाने पर, उसका मतलब भी यही होता है। श्योर, अब 50,000 कब निकाले, अब हमारे पास कौन कौन से मंथ होते हैं आपको पता है ना। श्योर, जैसे कि हमारे पास होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 50,000 रुपए निकाले हैं जब 6 महीने बीत गए हैं, तो मतलब ये 3 महीने ये हो गए और 3 महीने ये हो गए। जब 6 महीने बीत गए तब उसने 50,000 निकाले, तो 50,000 विड्रॉ किया है जब 6 मंथ खत्म हो गए हैं। तो 50,000 उसने कितने मंथ के लिए यूज किए, अगले 6 मंथ के लिए यूज किए। 50,000 उसने कितने मंथ के लिए यूज किए, नेक्स्ट मंथ की यूज के लिए। तो मतलब रुपीज 50,000 इज यूज बाय, रुपीज 50,000 इज यूज बाय राम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ्स। रुपीज 50,000 राम ने अगले 6 महीनों के लिए यूज किए। तो 50,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैं परसेंटेज देना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। श्योर, तो 50,000 इज यूज बाय रैम फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो 50,000 का मैं 10% निकालूं तो साल का निकलता है, 50,000 का 10% लगाऊं तो एनुअली है, और 6/12 कर दूं तो 6 मंथ का है। तो 10% कितना हो गया 5,000 और 6 मंथ हो गया 2,500। श्योर, नेक्स्ट, ये तो पहली की होगी अमाउंट। दूसरी की 10,000 निकाले 1 जनवरी 2011 को, तो 10,000 रुपीज निकाले हैं 1 जनवरी 2011 को, तो 10/100 करूंगा तो एनुअली हो जाएगा। और 1 जनवरी को निकाले हैं तो मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मतलब 3 महीने के लिए यूज किए हैं। 1 जनवरी को निकाले हैं तो मतलब 3 महीने के लिए यूज किए हैं। पहले मैं यहां लिखना चाहूंगा कि 10,000 आर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2011, so this amount is used for next 3 month, next 3 month। तो वो 3 मंथ्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे
जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मतलब 10,000 उसने 1 जन 2011 को निकाले, तो ये 10,000 उसके अगले 3 महीने के लिए 10,000 उसके अगले 3 महीने के लिए यूज हुए हैं। तो 10,000 उसके अगले 3 महीने के लिए यूज हुए हैं, तो मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए उसने यूज किए हैं। तो 10,000 3 महीने के लिए यूज किए, तो 3 महीने का ही ब्याज देकर चलेगा। जब जनवरी में निकाले थे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, हद से हद 3 महीने यूज किए ना उसने, मार्च तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब जैन में निकाले थे तो जैन, फेब और मार्च, तो 3 महीने के लिए ही उसने यूज किया है पैसा, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट देकर चलेगा, क्योंकि हमें मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 10,000 इंटू में 6/100 सॉरी 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 3/12, तो कितना हो गया 10,000 इंटू में 3/12, 1,000 इंटू में 3/12, तो ये हो गया आपका 250। श्योर? तीसरा लो, तीसरा क्या है, 10,000 उसने विड्रॉ किया है इन द ईयर ऑफ 2010 to 11। 10,000 विड्रॉ इन द ईयर ऑफ 2010 to 11। श्योर? दैट इज यूज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। कितने महीने के लिए यूज किया उसने? यूज दिस अमाउंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। उसने इस अमाउंट को कितने महीने के लिए यूज किया है? अगले 6 महीने के लिए यूज किया है। श्योर? मैंने बताया ना, जब खाली ईयर 2010 to 11, मतलब ना तो मंथ मेंशन है, ना ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ना कोई डेट मेंशन है, खाली सिर्फ ईयर लिखा हुआ है। ना मंथ मेंशन है, ना डेट मेंशन है। श्योर? ना मंथ मेंशन है, ना डेट मेंशन है, ना ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। ना मंथ मेंशन है, ना डेट मेंशन है, ना ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। खाली सिर्फ लिखा हुआ है कि ईयर 2010 to 11, या फिर बस इतनी बात लिखी हुई है। सो उसका मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। उसका मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6 महीने बीत जाने पर उसने पैसे निकाले हैं और अगले 6 महीने के लिए उसने उन पैसों को यूज किया है। सो 10,000 को मल्टीप्लाई करो, 10,000 इंटू 10/100 करेंगे तो एनुअली हो गया, 6/12 करेंगे तो 6 मंथ का होगा। ये हो गया आपका 500। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये है। आप इसे नोटबुक में उतार लीजिए, सो गाइस, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फर्स्ट मेथड, जो कि सिंपल मेथड है, वो यहीं तक है कैलकुलेट करना, और यहीं तक होकर कंप्लीट होकर चलता है। श्योर? सो आगे हम करेंगे टफ मेथड। उस टफ मेथड का नाम है उस टफ मेथड का नाम है मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। श्योर? आगे हम वो वाला मेथड फॉलो करके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए। सो वो मेथड हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। आप इसे नोटबुक में उतार लीजिए, हम आपको टाइम देते हैं।